हेलो दोस्तों, 1388 से फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से तुगलक वंश का पतन आरंभ हो जाता है। यानी 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद से तुगलक वंश को कोई भी ऐसा उत्तराधिकारी नहीं मिला जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी को बेहतर तरीके से चला पाता। परंतु इतिहास की दृष्टि से तुगलक वंश से जुड़े होने के नाते हम लोग इन शासकों को भी ध्यान से देखेंगे कि इनका क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। हालांकि इतिहास की दृष्टि से ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, फिर भी अध्ययन की दृष्टि से हमें इन्हें देख लेना चाहिए। दोस्तों, 1388 में फिरोज शाह तुगलक का पोता गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय दिल्ली की गद्दी पे बैठता है, परंतु अपने ही नज़दीकी रुकनुद्दीन के हाथों ये पराजित होता है, गद्दी से हटा दिया जाता है और अंततः इसकी हत्या कर दी जाती है। अब रुकनुद्दीन ने एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए शाही परिवार के एक अन्य सदस्य अबू बकर को दिल्ली की सत्ता सौंप दी। दोस्तों, अबू बकर को दिल्ली की गद्दी का शासक जरूर बनाया गया, परंतु रुकनुद्दीन ने पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथों में रखी, जिससे वो एक बहुत ही सशक्त भूमिका में आ गया। परंतु अबू बकर को शासक होने के नाते शासन व्यवस्था में रुकनुद्दीन का हस्तक्षेप बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। नतीजतन अबू बकर ने अपने ही सैनिकों के द्वारा रुकनुद्दीन की हत्या करवा दी। रुकनुद्दीन जो उसका मंत्री था उसे हटा दिया गया और अब अबू बकर ने पूरी तरीके से शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। लेकिन दोस्तों, अबू बकर को शासन चलाने की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बिल्कुल भी योग्यता नहीं थी। नतीजा वही हुआ कि अबू बकर के शासन में आते ही और रुकनुद्दीन के हटते ही विद्रोह शुरू हो गया। इस क्रम में आपको दिल्ली सल्तनत पे एक साथ एक ही वर्ष में दो शासक बैठे हुए दिखते हैं। एक तो अबू बकर था, दूसरी तरफ कुछ दरबारी सरदारों और अधिकारियों ने एक और शाही परिवार के सदस्य नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को दिल्ली की गद्दी प्रदान कर दी समाना में। यानी समाना एक और राजधानी बन गई थी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि वहाँ पे भी एक शासक बिठा दिया गया था बिल्कुल अबू बकर के बराबर। अब इधर अबू बकर दिल्ली में और समाना में नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। अंततः दोनों के मध्य विद्रोह होता है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह हावी होता है और अबू बकर को 1389 में अपदस्थ करके शायद उसे मार देता है और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को गद्दी प्राप्त होती है दिल्ली सल्तनत की 1389 में ही। यानी ये शासक अपनी सत्ता भी बचाने में सफल नहीं हो पाए। जैसा कि 1388 में गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय समाप्त हो गया, मात्र 5 महीने बाद अबू बकर भी कुछ ही दिनों बाद समाप्त कर दिया गया। अब नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली की सत्ता संभालता है। दोस्तों, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आपको दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का पतन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिनके बारे में अध्ययन कर लेना आवश्यक है। महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं इनको पूछ दिया जाता है या इसकी जानकारी आवश्यक हो जाती है, क्योंकि कालक्रम बिगड़ जाता है अगर हम लोग मिस कर देते हैं अन्य शासकों को या ऐसे शासकों को जो महत्वपूर्ण नहीं हैं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की कहानी को। इसमें अबू बकर के बारे में इतिहास की दृष्टि से, इतिहास के लिहाज से कोई भी इसने महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। जो भी प्राप्त हुआ इतिहास की पुस्तकों में वो हमने यहाँ पे आपको दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।